हूवर डैम के अंदर स्थित गैलरीज काफी अद्भुत हैं। वे डैम के नीचे से पानी को निकालने के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि अगर ये साधारण दिखने वाली गैलरीज नहीं होती तो डैम के लिए विनाशकारी परिणाम होता। हूवर डैम की क्लेवर इंजीनियरिंग को बेहतर समझने के लिए चलिए पहले ये समझते हैं कि उन्होंने इस डैम में कंक्रीट कैसे रखवाया था। क्या आपने ध्यान दिया है कि हूवर डैम के डिजाइन इंजीनियर मिस्टर जॉन सैवेज ने इस स्टाइलिश ब्लॉक बाय ब्लॉक कंक्रीटिंग के आखिर में एक अजीब चुनाव किया था। उन्होंने डैम के सेंटर में एक 6 फुट चौड़ा गैप छोड़ा। आखिर उन्होंने ये गैप क्यों छोड़ा? अगर उन्होंने ये गैप नहीं छोड़ा होता और दिखाए गए अनुसार कंस्ट्रक्शन किया होता तो डैम की बॉडी कंक्रीटिंग करने के केवल 1-2 हफ्तों के अंदर ही क्रैक्स बनाने लगती। ये इसलिए है क्योंकि कंक्रीट सिकुड़ना या क्यूरिंग के समय अपनी लंबाई को कम करना चाहता है। हालांकि लंबाई में कमी संभव नहीं है क्योंकि कंक्रीट ब्लॉक्स के सिरे पहाड़ी चट्टान से फंसे हुए हैं। इससे कंक्रीट में एक मजबूत टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगा जिससे डैम की बॉडी में क्रैक्स हो जाएंगे। जब आप सेंटर में एक गैप रखते हैं तो कंक्रीट क्यूरिंग के दौरान सिकुड़ने के लिए फ्री होता है। इस तरह कंक्रीट में कोई स्ट्रेस पैदा नहीं होता है। एक बार जब कंक्रीट ठीक हो जाता है तो इंजीनियर्स ने इस गैप को स्पेशल ग्रेड कंक्रीट से भर दिया। क्या ये एक जीनियस कंस्ट्रक्शन आइडिया नहीं है? एक मिनट रुकिए। जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो साइट मूल रूप से वायलेंट कोलोराडो नदी के कब्जे में थी। जब नदी इस तरह बहती है तो किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को सुरक्षित रूप से या सफलतापूर्वक कर पाना बिल्कुल असंभव है। तो फिर अमेरिकन इंजीनियर्स ने कोलोराडो नदी को डैम बनाने के लिए कैसे नियंत्रित किया और कैसे जमीन को सुखा दिया? उनका एकमात्र विकल्प नदी को डाइवर्ट करना था। अगर आप नदी को इस तरह डाइवर्ट करते हैं तो आप सूखे हुए एरिया में कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। नदी का बहाव डाइवर्जन के बाद भी प्रभावित नहीं होगा। हालांकि ये एक शानदार आइडिया है, लेकिन इतनी वायलेंट और विशाल नदी को डाइवर्ट करने की अपनी चुनौतियां हैं। नदी को डाइवर्ट करने का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन साइट के चारों ओर इस तरह की 4 विशाल टनल्स बनाना है। डाइवर्जन टनल कंस्ट्रक्शन के बाद आप टेम्पररी डैम्स बना सकते हैं जिन्हें कॉफर डैम कहा जाता है। अब पानी केवल टनल से ही बह सकता है। चूंकि टनल्स विशाल होती हैं, वे किसी भी तरह से मूल नदी के बहाव को बाधित नहीं करेंगी। इस अजीब मशीन को देखें जिसे जंबो ड्रिल कहा जाता है। अमेरिकन इंजीनियर्स ने डाइवर्जन टनल्स के कंस्ट्रक्शन के काम को करने के लिए खास तौर पर इस मशीन का आविष्कार किया। उस समय टनल बोरिंग मशीन्स लोकप्रिय नहीं थी। इंजीनियर्स के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प डायनामाइट का नियंत्रित विस्फोट करना था। जंबो ड्रिल एक समय में लगभग 30 ड्रिल्स को एक साथ चला सकती थी। उन्होंने चट्टानों पर डायनामाइट पाउडर के लिए छेद बनाए। ये ड्रिल्स कंप्रेस्ड एयर से ऑपरेट की जाती थी। काफी दिलचस्प है ना? डायनामाइट्स भरने के बाद जंबो ड्रिल और वर्कर्स को सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। डायनामाइट्स का इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड विस्फोट अगला कदम था। अब साइट पर फावड़ों के इस्तेमाल करने की बारी है। उन्होंने मलबे को सावधानीपूर्वक साफ किया। टूटे हुए पत्थरों को फेंकने के बजाय हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि उन्होंने उनके साथ क्या किया। इन खतरनाक लटकते हुए चट्टानों के कारण वर्कर्स तुरंत क्लीनिंग ऑपरेशंस के बाद अपना काम फिर से शुरू नहीं कर पाएंगे। इसके बाद उन्हें चट्टान को सुरक्षित करने के लिए टनल पर कंक्रीट करना पड़ा। निचले हिस्से की कंक्रीटिंग करना अपेक्षाकृत आसान था। हालांकि ये मेथड टनल के बचे हुए हिस्से के लिए काम नहीं करेगा। जैसा कि दिखाया गया है, वर्कर्स ने रीइंफोर्समेंट बार्स लगाईं। उन्होंने रीइंफोर्समेंट बार्स को चट्टान के साथ जोड़ने के लिए उसमें कंक्रीट स्प्रे किया। अब एक दिलचस्प मशीन की बारी आती है, एक एक्सपैंडेबल फॉर्म मशीन। ये हाइड्रोलिकली पावर्ड मशीन टनल में प्रवेश करने के बाद एक्सपैंड हो सकती थी। इस तरह से साइड कंक्रीटिंग की गई थी। बचे हुए ऊपर की जगह की कंक्रीटिंग न्यूमैटिक कंक्रीट गन्स का इस्तेमाल करके की गई थी। कंक्रीटिंग का काम पूरा होने के बाद फॉर्म मशीन को हटा दिया गया। अब यह जंबो ड्रिल के और अंदर जाने का समय है। यह साइकिल कई बार दोहराई गई और 18 महीने की कठिन मेहनत के बाद
सभी 4 डाइवर्जन टनल्स तैयार थी। उन्होंने डाइवर्जन टनल्स के सामने की मिट्टी हटाकर उन्हें खोला। नदी के पानी की एक छोटी सी धारा प्रवेश कर सकती थी। यहां एक सोचने वाला सवाल है। आपको क्या लगता है कि अगर ट्रक इन टनल्स के ऊपर की ओर चट्टानें और मिट्टी डालना शुरू कर दे तो क्या होगा? पानी का स्तर स्पष्ट रूप से बढ़ जाएगा। ट्रक इस चट्टानी पहाड़ की ऊंचाई बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये अब टनल के टॉप पॉइंट से ज्यादा ऊंचा है। नदी में पानी को पूरी तरह से डाइवर्ट किया जाना चाहिए। हुर्रे! हमने सफलतापूर्वक एक परफेक्ट नदी डाइवर्जन पा लिया है और कंस्ट्रक्शन साइट को सुखा दिया है। हमने जो चट्टानी पहाड़ बनाया है वो कॉफर डैम के रूप में जाना जाता है। टनल कंस्ट्रक्शन के दौरान साफ किए गए वही टूटे हुए पत्थर कॉफर डैम को बनाने में इस्तेमाल किए गए थे। टनल में डाइवर्ट किया हुआ पानी लगभग 900 मीटर के बाद अपने मूल रिवर बेड में वापस आ जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट में पानी के प्रवेश की किसी भी संभावना को रोकने के लिए दूसरे छोर पर एक और कॉफर डैम बनाया गया है। क्या हमें इस सूखी जमीन पर बड़े पैमाने पर कंक्रीटिंग करके एक डैम बनाना चाहिए? आप इसे बना सकते हैं, लेकिन जब डैम पानी से भर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण यह गिर जाएगा। डैम को स्टेबल बनाए रखने के लिए इसे तीनों ओर से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की जरूरत है। यहां बताया गया है कि उन्होंने डैम के आखिर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे स्थापित किया है। सबसे पहले सभी पुरानी और कमजोर चट्टानों को हटा दें। अब दोनों पहाड़ों को डैम के बॉडी के सटीक बनावट और आकार में काट लें। इसे पूरा करने के लिए वर्कर्स ने फिर से डायनामाइट विस्फोट और जैक हैमर्स का इस्तेमाल किया। डैम के निचले हिस्से के लिए वर्कर्स ने सभी कमजोर चट्टान को भी हटा दिया और एक सॉलिड सेक्शन तक पहुंचे, जिसे हार्ड स्ट्राटा कहा जाता है। हार्ड स्ट्राटा तक पहुंचने के लिए उन्हें लगभग 300 फीट नीचे तक खुदाई करनी पड़ी। अब साइट बड़े पैमाने पर कंक्रीटिंग ऑपरेशन और हूवर डैम की मुख्य कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए तैयार है। उन्होंने कंक्रीटिंग के काम को ब्लॉक बाय ब्लॉक किया। इस तरह के कंक्रीटिंग मेथड का फायदा स्पष्ट है। पैदा होने वाली गर्मी आसानी से निकल सकती है। इसके अलावा उन्होंने इन ब्लॉक्स के अंदर ठंडे पानी के पाइपों के लिए जगह बनाई। एक बार जब ब्लॉक्स ठोस हो गए तो उन्हें कंक्रीट के घोल से भर दिया गया। ब्लॉक्स की व्यवस्था में विषमता ने सुनिश्चित किया कि वे एक दूसरे के साथ एक मजबूत जोड़ बनाएंगे। जब कंक्रीटिंग का काम पूरा हो गया तो सबसे ऊपरी भाग की चौड़ाई पर्याप्त थी ताकि उस पर एक सड़क को बनाया जा सके। कृपया डंपिंग मैकेनिज्म को देखें, जिसका आविष्कार हूवर डैम इंजीनियर्स द्वारा तेजी से कंक्रीटिंग करने के लिए किया गया था। शुरुआत में उन्होंने कंक्रीट बकेट को फर्श पर रखा था। अब एक वर्कर पॉल लॉक को हटाता है। इस स्तर पर अगर आप बकेट को ऊपर खींचते हैं तो हाफ स्प्लिट हिंज्ड बॉटम अपने आप खुल जाएगा, जिससे कंक्रीट नीचे गिर जाएगा। चलिए डाइवर्जन टनल को बंद करते हैं और कॉफर डैम्स को हटाते हैं। ये एक शानदार नजारा है। डैम में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि हमारा मौजूदा डैम डिजाइन इस पानी के विशाल भंडार का सामना करने पर फेल हो सकता है। आइए ये समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऐसा क्यों है। ये डैम मिट्टी के अंदर मजबूती से खड़ा है। अब चलिए पानी डालकर देखते हैं क्या होता है। ये कीचड़ वाला पानी है। वैसे भी जब मैं अपना हाथ छोड़ता हूं तो डैम ऊपर उठ जाता है। ये इसलिए है क्योंकि डैम के नीचे बहने वाला रिसाव वाला पानी एक ऊपरी बल लगाता है, जिसे अपलिफ्ट फोर्स कहा जाता है, और अपलिफ्ट फोर्स डैम में भारी अस्थिरता का कारण बनता है। इसलिए उन्होंने डैम के कंक्रीटिंग के दौरान पानी के निकलने या निरीक्षण गैलरीज की व्यवस्था की थी। वे अपलिफ्ट फोर्स को कैसे कम कर सकते हैं? यही इन पानी को निकालने वाले छेदों का काम है। ये ग्राउट फिल्ड होल्स डैम की नींव से रिसाव वाले पानी को खींच लेते हैं और अपलिफ्ट प्रेशर को काफी हद तक कम कर देते हैं। इकट्ठा किया गया पानी आखिरकार नीचे की ओर पंप किया जाता है। ये गैलरीज निरीक्षण के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं।
ये जानना आश्चर्यजनक है कि ऐसी साधारण तकनीकें डैम को कितनी बड़ी स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। अब हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर पहुंच चुके हैं, ये समझाते हुए कि हूवर डैम द्वारा बिजली कैसे बनाई जाती है। ये वर्कर्स इस यू आकार के स्ट्रक्चर में डैम की बिजली उत्पादन फैसिलिटी को बना रहे हैं। इस लोकेशन पर विशाल फ्रांसिस टर्बाइन्स और जनरेटर्स लगाए जाएंगे। हूवर डैम की बिजली उत्पादन क्षमता विशाल है। इस यू आकार के बिजली उत्पादन फैसिलिटी में 17 टर्बाइन्स और जनरेटर्स लगाए गए हैं। हूवर डैम जिस प्रकार के टर्बाइन का इस्तेमाल करता है उसे फ्रांसिस टर्बाइन कहा जाता है। पानी सबसे पहले इस स्पाइरल केसिंग से गुजरता है और आखिर में रनर ब्लेड से गुजरता है। पानी का बल रनर को घुमाती है। रनर सीधे जनरेटर से जुड़ा होता है। अगर आप जनरेटर को देखें तो आप देखेंगे कि रोटर और स्टेटर दोनों ही केवल कॉपर कॉइल्स हैं। यहां कोई परमानेंट मैग्नेट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हालांकि रोटर को मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करने के लिए बिजली की सप्लाई की जरूरत होती है। यह करंट एक एक्साइटर द्वारा दिया जाता है जो कि एक परमानेंट मैग्नेट स्टेटर का इस्तेमाल करता है। अब इस इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करने का समय है, लेकिन पहले इस स्क्रॉल केस के आकार पर ध्यान दें। ऐसे विशाल टरबाइन्स और जनरेटर्स को इस बिजली उत्पादन फैसिलिटी के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है? अगर आपने कभी शानदार हूवर डैम का दौरा किया है तो आपने एक अजीब दिखने वाली टावर और पुली केबल की व्यवस्था देखी होगी। ये सुंदर मशीन, एक केबल वे, ने टरबाइन्स और जनरेटर्स को इंस्टॉल करने का असंभव काम किया। आप देख सकते हैं कि ये सभी मेन व्हील्स एक कैरेज के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये छोटे सपोर्ट व्हील्स और सपोर्ट वायर्स उन्हें नीचे गिरने से बचाते हैं। ये दो ड्रम्स सिर्फ साधारण केबल पुलिंग के जरिए इस व्यवस्था को बाएं या दाएं घुमाते हैं। इन केबल्स के सिरे कैरेज से जुड़े होते हैं। यह एनिमेशन दिखाता है कि इसे कैसे बाईं ओर ले जाया जाता है। दाईं ओर की गति इसके विपरीत तरीके से हासिल की जाती है। चलिए होइस्टिंग मैकेनिज्म पर चर्चा करते हैं। इस उद्देश्य के लिए एक अतिरिक्त ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। आप पुलीस के चारों ओर केबल के क्लेवर पैसेज को देख सकते हैं। आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब ड्रम घूमता है तो होइस्ट के साथ क्या होता है। हमने अभी जो 3 केबल ड्रम्स देखे हैं वे एक होइस्ट हाउस के अंदर रखे गए हैं। इस तरह से वर्कर्स ने टरबाइन क्षेत्र में सामग्री पहुंचाई और यह होइस्ट मैकेनिज्म आज भी इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध प्रतिभा, है ना? पहुंचने के बाद एक बड़ी गैंट्री क्रेन का इस्तेमाल करके जनरेटर्स, रोटर, स्टेटर और अन्य भारी कंपोनेंट्स को जोड़ने और इंस्टॉल करने में मदद की गई। आखिरी सवाल यह है कि रिजर्वॉयर से पानी टरबाइन तक कैसे पहुंचता है? यह इनटेक टावर्स की जिम्मेदारी है। यहां एक एरियल व्यू है। अब हमें इनटेक टावर्स पर इकट्ठा पानी को डाउनस्ट्रीम टरबाइन से जोड़ने की जरूरत है। क्या आप मुझे इसके लिए एक आसान समाधान बता सकते हैं? हां, डैम कंस्ट्रक्शन के खत्म होने के बाद डाइवर्जन टनल्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। बस इनटेक टावर से अंदर के डाइवर्जन टनल्स तक पाइप के एक छोटे से टुकड़े को जोड़ दें। पानी नीचे की ओर बहेगा। वहां से कुछ टनल ब्रांचेस को टरबाइन्स तक एक्सटेंड करें। हालांकि अन्य 2 इनटेक टावर्स के लिए उन्हें नए पेन स्टॉक्स को बनाना पड़ा। चलिए इनटेक टावर से शुरू होकर टरबाइन तक कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स को फॉलो करते हैं ताकि पेनस्टॉक ज्योमेट्री को और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ सकें। डाइवर्जन टनल्स के विपरीत पेनस्टॉक को स्टील की लाइनिंग की जरूरत थी, वरना समय के साथ टनल पानी के बल के कारण नष्ट हो जाएगी। पेनस्टॉक के लिए स्टील लाइनिंग बनाने के लिए डैम साइट के पास एक स्पेशलाइज्ड फैब्रिकेशन प्लांट को सेटअप किया गया था। पेनस्टॉक्स को स्टील प्लेट से बनाया गया था जिन्हें एक विशाल प्रेस का इस्तेमाल करके रोल किया गया था। 3 ऐसी प्लेट्स को वेल्ड करके बड़े पाइप्स बनाए गए थे। उसी केबल वे का इस्तेमाल करते हुए पेनस्टॉक के हिस्से और अन्य बड़े कंपोनेंट्स को डैम के टनल्स में उतारा गया था। खासतौर पर डिजाइन किए गए ट्रेलर्स जो एक्सेस टनल्स में इंतजार कर रहे थे उन्हें टनल्स के अंदर ले गए, जहां टुकड़ों को आखिरकार जोड़ा गया था। प्रेशर पिन्स का इस्तेमाल करके इनटेक टावर और टरबाइन्स तथा आउटलेट वॉल्व्स के बीच एक कंटिन्यूअस कनेक्शन बनाया गया था।
हमने हूवर डैम में पेनस्टॉक्स के इस्तेमाल और कंस्ट्रक्शन को देखा है। हालांकि ये वर्कर्स डैम के पास एक और टनल पर क्यों काम कर रहे हैं, इसे स्पिलवे कहा जाता है। मान लीजिए कि हूवर डैम के लिए कोई स्पिलवे नहीं है। अगर पानी का भंडारण डैम की ऊंचाई को पार कर जाता है तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। ये स्पष्ट रूप से एक खतरनाक स्थिति है। ऐसा पानी का ओवरफ्लो नीचे की ओर की फैसिलिटीज को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसलिए स्पिलवेज का इस्तेमाल किया जाता है। स्पिलवे टनल्स डैम के टॉप से 27 फीट नीचे स्थित है। हूवर डैम के स्पिलवेज में एक दिलचस्प रोटेटिंग मैकेनिज्म है। अगर डैम अथॉरिटीज को लगता है कि जल स्तर की वृद्धि जल्द ही कम हो सकती है तो वे इस स्ट्रक्चर को घुमाएंगे। इससे डैम और भी ज्यादा पानी रोक सकता है। अगर जल स्तर और बढ़ता है तो पानी स्ट्रक्चर के ऊपर से ओवरफ्लो होगा और स्पिलवेज के माध्यम से इसे नीचे की ओर छोड़ दिया जाएगा। चलिए डैम को एक बार फिर से टॉप व्यू से देखते हैं। क्या आप स्पिलवे को बनाने का एक आसान तरीका पहचान सकते हैं? हां, बस बड़ी डाइवर्जन टनल के डाउनस्ट्रीम वाले हिस्से का इस्तेमाल करें। हूवर डैम के इंजीनियर्स होशियार थे, है ना? 5 साल के कठिनाई भरे प्लान और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बाद डैम आखिरकार पानी जमा करने के लिए तैयार हो गया। कॉफर डैम को हटाना एक मुश्किल काम था। उन्होंने पहले कॉफर डैम में नियंत्रित सुराख किए जिससे नदी का कटाव हो सके ताकि वे टेम्पररी स्ट्रक्चर को हटा सके। कुछ खास सेक्शंस में जहां पानी का कटाव पर्याप्त प्रभावी नहीं था, एक छोटा विस्फोट डायनामाइट का इस्तेमाल करके कॉफर डैम सामग्री को तोड़ने के लिए किया गया था। आखिर में अगस्त 1935 में कॉफर डैम्स हटा दिए गए थे और पानी हूवर डैम में बढ़ना शुरू हो गया। वॉयलेंट कोलोराडो नदी को आखिरकार महान हूवर डैम द्वारा काबू में किया गया। 1 महीने बाद जब समर्पण समारोह आयोजित किया गया तो जनता विशाल पानी संग्रहण के शानदार दृश्य से चकित थी। समर्पण समारोह के समय हूवर डैम की बिजली उत्पादन क्षमताएं अभी प्रभावी नहीं हुई थीं। उन्होंने पहला जनरेटर लगभग 1 साल बाद अक्टूबर 1936 में इंस्टॉल किया। हालांकि हूवर डैम की पूरी बिजली उत्पादन क्षमता 1961 में हासिल की गई थी। 2080 मेगावाट का प्रभावशाली बिजली उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन आज सोलर पावर प्लांट्स भी इतनी ही मात्रा 2000 मेगावाट में बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। अगर आप फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट्स को डिजाइन करना सीखना चाहते हैं तो कृपया मेरे कोर्स sabinmatthew.com को देखें। इस वीडियो को छोड़ने से पहले कृपया हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करने का विचार करें। यह चैनल हमारे पेट्रॉन्स की बदौलत जिंदा है। ध्यान रखें। अलविदा।